कोई आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है कि क्या नहीं करना चाहिए। MTNL उस समय लगता था कि ये जादू होने वाला है, क्योंकि ये सबसे पुरानी एस्टैब्लिश्ड सबसे बड़ी प्लेयर है। हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो, इस वजह से आपका ओवरऑल रिटर्न काफ़ी कम होगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के दौरान हमारे आसपास हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें ये बताते हैं भाई ये करो ये करो ये करो, लेकिन आपको पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए ये जानना कि क्या नहीं करना है। देखिए, जाने माने एक स्टॉक निवेशक हैं पीटर लिंच। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इसमें उन्होंने ये बताया कि स्टॉक निवेश के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो उसी इंसाइट के आधार पर धीरेन्द्र सर आज हम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टिंग है उसके दौरान आपको कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा उनके मूल मंत्र को और उस पर अमल करिएगा। इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हर कोई आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है कि क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे याद आता है पीटर लिंच का एक किताब जो मैंने अपने शुरुआती दौर में पढ़ी थी। 1990 में ये किताब आई थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ। मेरे लिए वो पहला स्टोरी बुक था बाज़ार के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी किताब आता है उसमें बहुत जार्गन होता है, बहुत कुछ लिखा होता है जो समझ में नहीं आता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है। ये एक किताब था जो आपको बता रहा था कि कारोबार कैसे काम करता है, बाज़ार में उसका बोली कैसे लगाया जाता है, बाज़ार में क्या तमाशा हो रहा है और उसका मतलब क्या है और उससे फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए और बाज़ार का क्या मतलब नहीं है। और उसमें 4-5 चीज़ जो कि 5-6 चीज़ जो कि बताया गया था कि जो कि निवेशकों को नहीं करना चाहिए, वो हमारे यहाँ किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी वो लागू होता है। वो उतना ही वैलिड है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। और वो अगर मुझे 5 चीज़ गिनाना हो तो वो ये हैं कि अवॉइड हॉट इंडस्ट्रीज़। अक्सर होता है कि कोई ख़ास इंडस्ट्री में कोई किसी ख़ास वजह से कोई बहुत बड़ा उछाल आ गया है और वो वहाँ पे रफ्तार पकड़ लिया और लोग आंख बंद करके उसमें पैसा लगा रहे हैं। ऐसा पिछले 20 साल में कई बार हुआ है। 2008 के पहले लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में लगा रहे थे, उसके पहले लोग टेक्नोलॉजी कंपनी में लगा रहे थे, उसके पहले लोग पेट्रोकेमिकल कंपनी में पैसा लगा रहे थे। हाल फिलहाल पब्लिक सेक्टर में पैसा लगना शुरू हुआ है और बहुत सारे नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और वहाँ पे फिलहाल शुरुआत में पैसा बनता है। उसके बाद लोग बहुत निश्चिंतता से जब पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए। जहाँ गर्मा गर्म रिटर्न मिल रहा है वहाँ पैसा मत लगाइए। आप शायद देर हो चुके हैं क्योंकि वहाँ रिटर्न मिल चुका है। दूसरा कि कोई ना कोई नया कहानी बन रहा होता है, नेक्स्ट समथिंग। अभी जैसे दुनिया भर के बाज़ारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे बड़ा फ़ायदा होगा, इससे बड़ा बदलाव होगा और बहुत सारी नई कंपनियां बनेंगी, लेकिन इसमें पैसा लगा के उससे फ़ायदा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक टेलीकॉम का रश आया था हमारे यहाँ, जब मोबाइल टेलीफोनी आया तो शुरू में 20 कंपनियाँ आई, उसमें बहुत सारी कंपनियों में लोगों ने पैसा लगाया या लोगों का पैसा लगा और अधिकतर डूब गई, 2 बची हुई हैं। और मुझे याद है कि MTNL उस समय लगता था कि ये जादू होने वाला है, क्योंकि ये सबसे पुरानी एस्टैब्लिश्ड सबसे बड़ी प्लेयर है, मोनोपोली है। और उसके बावजूद आज इस कंपनी की स्थिति काफ़ी खस्ता है, इस टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के बावजूद। तो जो नेक्स्ट बिग समथिंग अब जो होने वाला है, कोई बड़ा करिश्मा होने वाला है, करिश्मा में मत विश्वास कीजिए। उसमें बड़ी अनिश्चितता होगी, बहुत उसमें रिस्क भी होगा। तीसरा कि लोगों को लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज़ है, तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपका क्या नुकसान होगा? नहीं, इसका नुकसान होगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग, जो कि पीटर लिंच ने कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन, ये वर्ड्स के लिए डाइवर्सिफाई करना होता है। अभी हाल फिलहाल मुझे एक मेल मिला, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे है कि, और ये बहुत आम बात है कि लोगों के पास 15, 20, 25, 30 म्यूचुअल फंड होता है। और ये तो बड़ा हैरानी करने वाला जो मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे आया कि किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपये का SIP किया, और वो जो 25,000 रुपये का SIP है वो 1,000 रुपये का SIP 25 अलग अलग फ़ंड में है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल आपका खर्च बढ़ेगा,
आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सा फंड है, और आपको इंडेक्स जैसा रिटर्न मिलेगा, और हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो, इस वजह से आपका ओवरऑल रिटर्न काफ़ी कम होगा। तो ज़्यादा एक पॉइंट से ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए। सेलिंग टू अर्ली, लोग को लगता है कि अगर बाज़ार बढ़ गया है, आपका निवेश बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से ही आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि आप मुनाफे पे बैठे हो और इसका कोई आपको लगेगा कि कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाज़ार लगातार बढ़ता रहता है, लंबे समय में बढ़ता ही जाता है। तो आपके बेचने के कारण केवल 3 हो सकते हैं। एक तो कि आपने किसी उद्देश्य से पैसा लगाया था और आपका उद्देश्य पूरा हो गया, पैसा निकालिए और अपने उस जिस वजह से आपने किया था, मकान खरीदना था, गाड़ी खरीदना था, कोई डाउन पेमेंट करना था, कुछ भी जो भी आपका गोल हो, हॉलिडे के लिए इन्वेस्ट करना था, तो वो पैसा निकालिए और उसका आनंद लीजिए। दूसरा, आपने एक अच्छे निवेश को चुन के निवेश किया था, अब वो निवेश उतना अच्छा नहीं है, तो उस पैसे को निकालिए और उसको कहीं और लगाइए। ये निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप मुनाफा निकाल रहे हैं, आप इसको निकाल रहे हैं क्योंकि अब ये उचित नहीं रहा। और तीसरा कारण है कि आपको थोड़ा सा बेचना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका पैसा काफ़ी बढ़ गया है और आप थोड़ा डी रिस्क करना चाहते हैं अपने आप को। तो आप चाहते हैं कि आपका 100% पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है, आप उसमें से 25% पैसा बढ़ने की वजह से आप फिक्स्ड इनकम में लगा देते हैं और आप इसको रीबैलेंस करते रहेंगे। तो डर की वजह से, ख़राब इन्वेस्टमेंट की वजह से या उद्देश्य पूरा होने की वजह से आपको बेचना चाहिए। बाज़ार बढ़ गया है इस वजह से नहीं, क्योंकि अगर आप बाज़ार बढ़ने की वजह से अगर आप बेचेंगे तो 50,000 पे बाज़ार का पीक था, फिर 55,000 पे भी पीक था, फिर 60,000 पे भी था, आज 70,000 पार कर चुका है और ये बढ़ता रहेगा। और ये गेस करना कि कब ये बढ़ जाएगा, और ये 40% का जो वृद्धि है ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन में ही हुआ है, करीब करीब बीच में इंटरमिटेंट डिक्लाइन के साथ। तो जब कम समय में काफ़ी रिटर्न मिलता है तो आपका डर लगना या लगता है कि इस पैसे को रियलाइज़ कर लिया जाए, आप अपने आप को डिरिस्क कर पाएंगे, तो ये इससे बचना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो कि निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि आप बाज़ार को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बाज़ार जब नीचे रहेगा तो आप ख़रीद लेंगे, बाज़ार जब बढ़ जाएगा तो आप बेच लेंगे। खरीदना बेचना ऊंचाई पे और बिल्कुल निचले स्तर पे असंभव है, और अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं एक आध बार तो आपको एक गलतफहमी हो जाएगी कि आप ये कर सकते हैं, और जो बड़ा बाज़ार का जो मौका है वो आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को या तो केवल एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करना चाहिए, और शुरुआती दौर में आपको आंख बंद करके बिना पीछे देखे हुए कि बाज़ार का क्या हो रहा है, आपको 3-4 साल SIP करना चाहिए। यही शुरुआती गुर है जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं, ना कि परफेक्टली टाइम करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम तक इतनी आसान भाषा में पहुंचाने के लिए। और देखिए, आप लोगों से हम लोग यही कहते हैं, हमेशा अपने निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो, दुविधा हो, तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।